स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पहले जिस आर्टिकल को आज हम करने वाले हैं उसके पहले हम वोकैब करेंगे और फिर हम उस आर्टिकल को रीड करेंगे। तो पहले ना वोकैब हम कंप्लीट करेंगे ताकि इससे ना हमें एक क्लियर रहेगा कि ये हमारे शब्द हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं ना टेलीग्राम पे आपको आर्टिकल और वोकैब उसको मैं अलग से भी भेज देती हूँ, ताकि जब वीडियो देखने के बाद ना आप हमेशा ना इसको अगेन अपने आप रीड करो। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। मेरे पढ़ाने के बाद में आपको कितने सेंटेंसेस हैं जो आप खुद से समझ पा रहे हैं। तो इससे ना जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो और जल्दी इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो आज पहली बार क्लास से जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद में बाकी वीडियोस को भी एक बार देखिएगा कि हो सकता है वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो। सो आज का हमारा एक शब्द है स्ल्यू। इसका मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। तो किसी भी चीज की जो ज्यादा मात्रा में हो या ज्यादा संख्या में हो उसको कहते हैं। एक शब्द होता है SLAY। अगर किसी बच्चे को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका मीनिंग बताना। एक शब्द है हमारा बेनिफैक्टर और दूसरा है बेनिफिशियरी। इसमें आपको एक रूट दिखाई दे रहा होगा बेने। इस BENE का जो रूट है वो होता है गुड, तो इसका मतलब भी गुड हो गया, मीन्स अच्छा। तो ये जो बेनिफैक्टर और बेनिफिशियरी है दोनों ही पॉजिटिव शब्द हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई कि दोनों ही जो है वो कैसे शब्द हैं, पॉजिटिव हैं। बेनिफैक्टर, फैक्टर मतलब काम को करने वाला, मीन्स कारक, कर्ता। तो बेनिफैक्टर कौन होता है, जो अच्छा काम कर रहा है। सो बेनिफैक्टर कौन हो जाएगा, परोपकारी, मीन्स जो परोपकार करता है। सो वन हु हेल्प्स और गिव्स फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, वन हु हेल्प्स और गिव्स फाइनेंशियल सपोर्ट एंड दैट इज योर बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर के आप लोग मुझे 2 सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में बताओ। सो बेनी मतलब याद रखना, जब भी आपको रूट वर्ड BENE दिखाई देगा तो समझ जाना वो अच्छा है, गुड है, तो ये पॉजिटिव शब्द है। फैक्टर का मतलब हो गया डूअर, कारक, कर्ता। सो बेनिफैक्टर कौन हो गया, वन हु डज गुड वर्क। ठीक है, वन हु हेल्प्स अदर पीपल। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिशियरी, और बेनिफिशियरी का मतलब क्या हो जाता है, फिशियरी मतलब रिसीवर। सो बेनिफिशियरी कौन होता है, वन हु रिसीव्स द हेल्प। ठीक है, सो बेनिफैक्टर कौन होता है, वन हु हेल्प्स, और बेनिफिशियरी कौन होता है, वन हु रिसीव्स, यानी लाभार्थी जो उस हेल्प को रिसीव कर रहा है। जैसे जब हम लोग अपना अगर बैंक अकाउंट है तो वहां पे ऐड बेनिफिशियरी करते हैं। तो अगर सपोज कि मुझे कुछ हो जाता है तो जिनको मैंने बेनिफिशियरी में ऐड किया हुआ है उनको उस अकाउंट को एक्सेस करने का उनको परमिशन रहेगा, उसके पैसों को निकालने का, विड्रॉ करने का उनके पास में एक्सेस है। ठीक है, सो बेनिफिशियरी मीन्स वन हु रिसीव्स हेल्प और एन एडवांटेज फ्रॉम समवन। तो दोनों शब्दों को कंफ्यूज मत करना। फैक्टर का मतलब होता है डूअर और फिशियरी का मतलब हो गया रिसीवर। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, वल्नरेबल। वल्नरेबल वो व्यक्ति होता है या वो कोई भी चीज अगर वल्नरेबल स्टेज में है तो इसका मतलब वो आसानी से उसको प्रभावित किया जा सकता है, आसानी से उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मीन्स असुरक्षित है वो चीज, दुर्बल है या नाजुक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं। अगर जैसे कोरोना वायरस है तो अगर छोटा बच्चा है तो वो वल्नरेबल है, क्योंकि वो आसानी से उस वायरस में वो ग्रसित हो सकते हैं। अगर कोई इंसान ऑलरेडी वो बुखार में है और दोबारा से अगर उसको मान लो अभी वो बुखार से ठीक हुआ फिर से डेंगू का सीजन चल रहा है तो वो वल्नरेबल है। क्यों? क्योंकि उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर है, वो वीक है। someone who is or something that is able to be easily hurt, जिसको आसानी से हर्ट किया जा सके।
इन्फ्लुएंस किया जा सके या उसको अटैक किया जा सके, उसको क्या कहते हैं, वल्नरेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब ये आपका डिप्राइव से बना है। डिप्राइव का मतलब किसी चीज की कमी होना और डेप्रीवेशन का मतलब कमी, ठीक है। ऐसी कोई चीज जो आवश्यक है, जो इम्पोर्टेंट है, उसकी कमी है। ऐसा नहीं है, अननेसेसरी चीज को डेप्रीवेशन नहीं कहते हैं। जैसे कि हमारे लिए बेसिक चीजें हैं, जैसे फूड है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, घर है, कपड़े हैं, एजुकेशन है, ये कुछ एक बेसिक चीजें हैं। अगर इसकी कमी है तो उसको डेप्रीवेशन कहते हैं। अगर आपके पास कुरकुरा खाने का मन कर रहा है और कुरकुरा नहीं खा पा रहे हो तो उसको डेप्रीवेशन नहीं कहेंगे। सो डेप्रीवेशन का मतलब है जो चीज इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, उस चीज की कमी होना, उसको डेप्रीवेशन कहते हैं। मीन्स एन एब्सेंस और टू लिटिल ऑफ समथिंग इम्पॉर्टेंट। मार्क दिस वर्ड, इम्पॉर्टेंट। इज इट क्लियर? जैसे पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है, और गरीबी का मतलब भी क्या होता है कि जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही है, एंड दैट इज योर डेप्रीवेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको दिखाई दे रहा है, एडजेक्टिव है। ह्यूमैनिटेरियन एक्ट्स कैसे होते हैं? जो मानव हित में किए जाते काम हैं, जो मानव की भलाई के लिए किए गए काम हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन एक्ट्स कहा जाता है। जैसे मानवतावादी, तो मानव के लिए जो हित है, उनके लिए जो फायदेमंद है, उसको ह्यूमैनिटेरियन कहेंगे। मीन्स एन एक्ट concerned with the welfare of all humankind। So कोई भी काम जो किस चीज को लेकर है, हित को लेकर है, परोपकार, भलाई को लेकर है, मानव जाति के लिए, ठीक है। अब ह्यूमैनिटेरियन ही आपका बेनेवोलेंट हो जाता है, अनसेल्फिश हो जाएगा या फिलेंथ्रोपिक हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखो बेने दिया हुआ है, BENE, और इसका मतलब तो गुड था, और वॉल का मतलब हो जाता है विश। तो बेनेवोलेंट का मतलब होता है जब हम दूसरों के लिए अच्छी इच्छा रखते हैं, अच्छी डिजायर्स रखते हैं, तो उसको बेनेवोलेंट यानी वही ह्यूमैनिटेरियन हो गया। तो आप दूसरों के भलाई का काम कर रहे हो, उनके हित का काम कर रहे हो ना, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन, बेनेवोलेंट, अनसेल्फिश, फिलेंथ्रोपिक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा रोल आउट। ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। रोल आउट करना मीन्स जैसे कोई काम रोल आउट हुआ, इसका मतलब वो ऑफिशियली लॉन्च हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स ऑफिशियली लॉन्च और इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। सिनोनिम्स जैसे कि लॉन्च, इंट्रोड्यूस, स्टार्ट, बिगिन और इनॉग्रेट, है ना। तो रोल आउट करना मीन्स किसी काम को शुरू करना, उसको इनिशिएट करना, उसको लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना, इनॉग्रेट करना। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट वर्ड है अवेल। अवेल को आप देखोगे मैंने यहाँ पे वर्ब और नाउन दोनों लिखा हुआ है। अवेल का मतलब नाउन के रूप में हो गया लाभ, फायदा, ठीक है, बेनिफिट, यूज, पर्पस या एडवांटेज, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, ही वर्कड हार्ड टू गेट द जॉब। उसने जॉब पाने के लिए कठिन परिश्रम किया। बट टू नो अवेल, बट टू नो अवेल मतलब लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसका मतलब उसको जॉब नहीं मिली। नो का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन को। तो ये जो है आपका अवेल यहाँ पे किसका काम कर रहा है? नाउन का। मीन्स बट टू नो हेल्प, बट टू नो एडवांटेज। आप ऐसे इसको रिप्लेस करके देख सकते हैं कि उसने मेहनत की जॉब पाने के लिए, ही वर्कड हार्ड टू गेट द जॉब बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब उसको जॉब नहीं मिली। नेक्स्ट है हमारा अवेल। यहाँ पे हम वर्ब की तरह ले रहे हैं, मीन्स किसी चीज का फायदा उठाना, फायदा लेना। जब भी ये वर्ब की तरह यूज होता है, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, जब भी अवेल वर्ब की तरह यूज होता है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता ही आता है। जब भी वो वर्ब की तरह यूज होता है, इसके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट है तो जो भी आप नाउन यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऑब्जेक्ट दीजिए। जैसे ही अवेल्ड हिमसेल्फ, अगर होता ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही था। बट अगर मैंने लिखा नहीं दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही अवेल्ड हिमसेल्फ
ऑफ द अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब उसने खुद को ही अपॉर्चुनिटी का फायदा पहुंचाया। सो यहाँ पे ही आया है और ही के अकॉर्डिंग हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दिया हिमसेल्फ, क्योंकि खुद को ही आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, और जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेता है। जैसे आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को ही मिरर में देखा, मीन्स मैं जो सब्जेक्ट है आई ही ने खुद को देखा, तो आई वहां पे ऑब्जेक्ट भी है, और जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बनता है तो जो चीज वापस लौट के सब्जेक्ट पे ही आ रही है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, उसने खुद को ही मार दिया, ही किल्ड हिमसेल्फ। आप अपना ध्यान रखिए, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Is it clear? So when your subject act as an object in a sentence, in that case we use reflexive pronoun. The next word is outlay. outlay का मतलब हो जाता है खर्चा, है ना, एक्सपेंडिचर। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये उस खर्चे की बात करता है जब हम किसी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं, मीन्स उसके शुरुआत का जो खर्चा होता है। मनी दैट इज स्पेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस और प्रोजेक्ट। तो जब किसी प्रोजेक्ट या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है, जो मनी खर्च की जाती है, उसको आउटले कहते हैं। एक और फ्रेजल वर्ब है हमारी आज की क्लास में, एंड दैट इज गिवन दैट। इसका मतलब होता है इस बात को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैं ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसा है ही नहीं। सो आई कांट स्पेंड मच मनी गिवन दैट आई डिडंट हैव इट और आई डिडंट अर्न दैट मच, कि मैं उतना कमाता ही नहीं हूं कि मैं इतना पैसा खर्च करूं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, मीन्स गिवन दैट इन कंसिडरेशन ऑफ द फैक्ट। इज इट क्लियर? तो आज की वोकैबुलरी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और इसी को पूरा मैंने आपको टेलीग्राम पे मैंने इसको सेंड कर दिया है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप बीपीआई स्पोकन टेलीग्राम पे करोगे सारा कुछ कैपिटल में तो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स रीड आर्टिकल। सो आर्टिकल देखें, कैबिनेट अप्रूव्स हेल्थ कवर फॉर सीनियर सिटीजन्स। सो जो कैबिनेट है, आपका यूनियन कैबिनेट है, उसने क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। कैबिनेट यहाँ पे किसकी तरह यूज हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे अप्रूव्स लगाया गया है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज को ध्यान रखना है, जब भी वर्ब में एस पे वो वर्ब खत्म होती है तो वो सिंगुलर होती है, ना कि प्लूरल। इतना हमें ध्यान रखना है। सो कैबिनेट ने क्या अप्रूव कर दिया है, हेल्थ कवर फॉर सीनियर सिटीजन्स। अब ये जो इसका टाइटल है ये हमें अच्छे से समझ में आएगा जब हम आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे। इज इट क्लियर? चलो देखें आर्टिकल को। The cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi on Wednesday approved to extend financial benefits under the government's Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana to all citizens aged 70 years and above. So जो कैबिनेट है जिसको चेयर्ड किया गया किनके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वेंसडे को आप सबको रट गया होगा कि नेम ऑफ द डे के साथ में हम लोग प्रेपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। उन्होंने अप्रूव कर दिया जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं जो आपके प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत मिल रहे थे उसको और बढ़ाने का। एक्सटेंड करना मीन्स किसी चीज को और बढ़ाने का। ठीक है, टू ऑल सिटीजन्स अब एज्ड 70 ईयर्स एंड अबव। Union Minister Ashwini Vaishnav said while briefing on a slew of decisions. ये सब बात किसने बोली है, जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं अश्वनी जी। वाइल ब्रीफिंग यहाँ पे किस चीज का काम कर रही है, ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ब्रीफिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग मुझे बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रीफिंग को ब्रीफिंग यहाँ पे क्यों लिखा गया है, ब्रीफ क्यों नहीं लिखा गया। ठीक है, ऑन अ स्ल्यू यहाँ पे इसका मतलब क्या था, ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजंस। तो मतलब जो कई सारे डिसीजंस लिए गए हैं उसको एक एक करके उन्होंने बताया।
द कवरेज विल बी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बेनिफिशियरी। अब ये जो कवरेज है, जो ये इसमें जो चेंज, एक यही बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो कवरेज इस बार जो दी गई है उसमें किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस से है, मतलब बेनिफिशियरी कौन है, लाभार्थी है ना, जिनको वो बेनिफिट मिलेगा वो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस के हैं, मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, पुअर हैं, किसी भी क्राइटेरिया में होते हुए भी उनको फायदा मिलेगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब इर्रिस्पेक्टिव मीन्स हिंदी में इर्रिस्पेक्टिव को क्या बोलते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। सो इर्रिस्पेक्टिव मतलब बिना किसी बात से प्रभावित हुए। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि आपका कोई भी फाइनेंशियल स्टेटस है तो लेकिन फिर भी आपको इस कवरेज के अंदर में फायदा मिलेगा। हेल्थ कवरेज अंडर द आयुष्मान भारत health insurance scheme originally covered citizens belonging to poor and vulnerable families. So देखो हेल्थ कवरेज जो आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के ओरिजिनली जो था वो किनको कवर करता था, वो सिटीजन्स जो बिलोंग करते हैं पुअर या वल्नरेबल फैमिलीज से। वल्नरेबल फैमिलीज कैसी होती हैं, वो भी कमजोर होती हैं, वीक होती हैं, जैसे वेंडर्स वगैरह हैं जिनके पास में मतलब कमजोरी कैटेगरी में आप उनको मान लेते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द डेप्रीवेशन एंड ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया अंडर द 2011 सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो अर्लियर क्या था, जो ये फायदा था, जो ये बेनिफिट थे, वो किनको मिल रहे थे, पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज को। उनके डेप्रीवेशंस की उनकी कमी कितनी ज्यादा है, उनका ऑक्यूपेशन का क्राइटेरिया क्या है, जो 2011 के सोशियो इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग था। जो स्कीम है वो प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर ऑफ अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर कैशलेस सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन। तो अब ये जो स्कीम है ये क्या प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर। आपका हेल्थ केयर कितने तक का, अप टू मतलब इस लिमिट तक, कितने तक का, 5 लाख पर फैमिली और पर ईयर मींस एक साल में एक फैमिली को 5 लाख रुपए का हेल्थ के लिए बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फॉर कैशलेस सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब जब हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। Our senior citizens will be extended universal health coverage under the Ayushman Bharat scheme is today's big decision that is taken by Union Cabinet. अब जो हमारा यूनियर सिटीजन्स हैं वो उनकी हर एक चीज को आगे बढ़ा दिया गया है, जो आपके आयुष्मान भारत स्कीम है, और ये आज का एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो यूनियन कैबिनेट ने लिया है। There is humanitarian thinking behind this decision. और इस निर्णय के पीछे जो हमारी सोच है वो कैसी है, ह्यूमैनिटेरियन है, मीन्स मानव हित के लिए है, ठीक है। And there was a commitment made by the PM which has been fulfilled today, said Vaishnav. And there was a commitment, एक कमिटमेंट था जो प्रधानमंत्री जी ने किया था और वो कमिटमेंट आज फुलफिल हुआ। यहाँ तक का समझ में आया। The decision is likely to benefit 45 million families. अब ये जो डिसीजन है उससे संभावना है कि वो बेनिफिट करेगा 45 मिलियन फैमिलीज को, जिसमें आपके 60 मिलियन सीनियर सिटीजन्स आते हैं एज पर गवर्नमेंट एस्टिमेट्स। अगर हम गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो डिसीजन है वो अराउंड 60 मिलियन सीनियर सिटीजन्स को फायदा पहुंचाएगा। ओवरऑल बेनिफिशियरी जो आपके हेल्प को रिसीव करेंगे बेस करंटली इज 123 मिलियन फैमिलीज, ठीक है। फॉर द फैमिलीज प्रेजेंटली कवर्ड हैविंग सीनियर सिटीजन्स देयर विल बी एडिशनल शेयर्ड टॉप अप कवर ऑफ 5 लाख पर ईयर अंडर द स्कीम। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जुड़ा है कि अगर आपकी फैमिली में कोई सीनियर, जैसे एक तो 5 लाख का फायदा मिल ही रहा है, उसके अलावा एक टॉप अप भी मिल रहा है 5 लाख का, जो सिर्फ और सिर्फ 70 ईयर्स के अबव को ये फायदा है, ठीक है।
और वो अपनी फैमिली के साथ इसको रिडीम नहीं करवा सकते कि जैसे मान लो 5 लाख रुपए तो उसको कोई भी यूज कर सकता है फैमिली में, लेकिन जो दूसरा 5 लाख का टॉपअप मिल रहा है उसको सिर्फ 70 साल के इंसान ही यूज कर सकता है, वो उसमें उसकी फैमिली नहीं यूज कर सकती। देखो क्या है, फॉर द फैमिलीज प्रेजेंटली कवर्ड हैविंग सीनियर सिटीजन्स, जो फैमिलीज हैं जिनमें प्रेजेंटली उनमें सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एडिशनल शेयर टॉपअप मिलेगा 5 लाख का पर ईयर अंडर द स्कीम, एंड दोज मिडिल और अपर मिडिल क्लास फैमिली दैट आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम owing to their socio-economic status will be benefit with a shared cover of 5 lakh per year if they have senior citizens। बात समझ में आई कि जो ऑलरेडी चल रहा था, मीन्स जो पुअर फैमिलीज थी, जो वल्नरेबल फैमिलीज थी, उनको जो 5 लाख का बेनिफिट मिल रहा था उसमें अब क्या होगा कि वो 5 लाख तो मिल ही रहा है, अगर उनके घर में कोई बूढ़ा है जो 70 साल या उनसे अबव की एज है तो उनको एक्स्ट्रा 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा जो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए ही वैलिड है। लेकिन अब जो हर एक ग्रुप के लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, उनको शेयर्ड बेनिफिट मिलेगा 5 लाख का। ठीक है, तो अगर हम लोअर मिडिल क्लास की देखें या पुअर फैमिलीज को देखें, उनको 10 लाख हुआ, जो कि 5 लाख तो शेयर्ड है और 5 लाख टॉप है, और जो दूसरे वाले हैं उनको शेयर्ड में टोटल ही 5 लाख मिल रहा है। ठीक है, द एडिशनल टॉप अप कवरेज ऑफ अप टू 5 लाख विल बी अलोकेटेड ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स इन द ऑलरेडी कवर्ड फैमिली। ये लाइन समझ में आई? जो एडिशनल टॉप अप कवरेज आपको जो मिल रहा है 5 लाख का, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स को एलोकेट किया जाएगा, जो ऑलरेडी कवर्ड फैमिलीज हैं, जो ऑलरेडी इस चीज का लाभ ले रही हैं और उनके पास में कोई फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको एक्स्ट्रा 5 लाख की हेल्प मिलेगी। इज इट क्लियर? मीनिंग ऑफ शेयर्ड कवर इज दैट इफ इट विल बी शेयर्ड बिटवीन द सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, तो शेयर्ड का मतलब हो गया जिसको शेयर किया जा सकता है, और ओनली का मतलब है जिसको आप शेयर नहीं कर सकते हो। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड हिज गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एंश्योरिंग एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड टॉप क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर एवरी इंडियन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला कि जो उनकी गवर्नमेंट है वो कमिटेड है इस बात को सुनिश्चित करने में कि एंश्योरिंग एक्सेसिबल मतलब जहां तक पहुंचा जा सके, अफोर्डेबल है जिसको आप यूज कर सको, आप उसको खरीद सको, आप उसको ले सको, एंड टॉप क्वालिटी हेल्थ केयर एवरी इंडियन को। यहां से जो एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूं, आप देखोगे कमिटेड के बाद में टू आया है और टू के बाद में एंश्योरिंग आया है, एंश्योर नहीं आया है। ऐसा इसलिए कमिटेड के बाद में जो टू आया है ये प्रेपोजिशन है, कमिटेड का प्रेपोजिशन। कमिटेड के साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू आता है। जैसे वो वहां जाने के लिए कमिटेड है, ही इज कमिटेड टू गोइंग देयर, ना कि टू गो देयर, क्योंकि कमिटेड टू के बाद में टू जो है वो प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा आपके ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन प्रोनाउन ही कर सकता है, और अगर वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में है क्योंकि वो जेरेंड है, इसीलिए कमिटेड टू गोइंग देयर। अगर आप में से किसी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम आती है कि मैम हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कहाँ पे टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आ रहा है तो वो इन्फिनेटिव है या वो टू जो है वो प्रेपोजिशन है, इफ यू हैव दिस प्रॉब्लम एंड यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम, देन प्लीज tell me in the comment section and I will cover it कि how to identify to, whether it's infinitive or preposition. But mark this word, committed के साथ में to आता है, and whenever you are using committed to and if the verb is coming after it, use it in a gerund form, that is ing. He is committed to doing this work, he is committed to going there, we are committed to ensuring good health care system. So यहाँ पे ensuring आया है, ensure नहीं आया है। We are committed to ensuring accessible, affordable and top quality health care for every Indian. ये तो हो ही गया ना। In this context,
The cabinet today has decided to further expand the ambit of Ayushman Bharat to provide health coverage for all citizens. ये तो हो गया। और इसी संदर्भ में जो कैबिनेट है उन्होंने आज डिसाइड किया कि वो जो आयुष्मान भारत जो स्कीम है, एम्बिट क्या था भाई? एम्बिट का मतलब हमने कल की क्लास में पढ़ा था। एम्बिट का मतलब आपका क्षेत्र, एरिया, दायरा। तो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो उसकी लिमिट्स हैं, उसको और एक्सपेंड किया जाए, हमने ऐसा आज डिसाइड किया। He added that the scheme will ensure dignity, care and security to 60 million citizens. और उन्होंने क्या बोला कि जो स्कीम है वो इस बात को सुनिश्चित करेगी जो 60 मिलियन सिटीजन्स हैं उनकी मर्यादा, उनकी ध्यान, उनकी रखवाली और उनकी सिक्योरिटी को हम लोग सुनिश्चित करें। आगे वैष्णव फर्दर सेड, फर्दर मीन्स आगे, उन्होंने बोला कि दिस वॉज ऑल्सो अ क्रूशियल स्टेप। क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था। कंसीडरिंग मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए द मेजर शिफ्ट दैट इज करंटली सीन दैट द फैमिली इज इंक्रीजिंगली मूविंग फ्रॉम जॉइंट टू न्यूक्लियर। तो वैष्णव जी उन्होंने आगे क्या बोला कि ये एक इसीलिए भी क्रूशियल स्टेप था क्योंकि एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है कि जो फैमिलीज हैं अब वो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ में जा रही हैं। ऐसे सर्कमस्टांसेस में, सर्कमस्टांसेस मतलब ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी सिचुएशंस में today's decision is very relevant and will provide health coverage and social security to our senior citizen. सो जो आज का डिसीजन है वो बहुत रेलेवेंट है, वो बहुत उचित है और ये प्रोवाइड करेगा हेल्थ कवरेज और सोशल सिक्योरिटी हमारे सारे के सारे सीनियर सिटीजन्स को। यहां तक क्लियर है? The additions will be rolled out soon and senior citizens will have to apply to avail themselves of the benefit. जो एडिशंस हैं, जो और चीजें ऐड की गई हैं वो जल्द ही रोल आउट हो जाएंगी, मीन जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी, इनॉग्रेट हो जाएंगी, बिगिन हो जाएंगी जल्द ही। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अपने आप को अप्लाई करना होगा टू अवेल देमसेल्फ ऑफ द बेनिफिट। आप यहाँ पे देखो सीनियर सिटीजन्स कैसे होगा, ये आपका नाउन है। नाउन कैसा है? प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल हमने क्या लगाया है? ऑब्जेक्ट लगाया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में कि इस चीज का लाभ उठाने के लिए उनको अपने आप को यहाँ पे नाम अपना करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। However, those senior citizens who are already covered under any of the health insurance scheme, either under the central government or state government, such as the CGHS or defense scheme, will be offered a choice of the scheme they want to opt for. However, लेकिन यद्यपि जो सीनियर सिटीजन जो ऑलरेडी किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर में हैं, चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो या वो डिफेंस स्कीम में हो, उनको एक चॉइस दी जाएगी कि वो किस स्कीम के थ्रू अपने आप को ऑप्ट करना चाहते हैं, किस स्कीम को चुनना चाहते हैं। दे विल हैव अ चॉइस, उनके पास एक अपनी चॉइस होगी, ठीक है, to decide whether they want to continue to remain in the scheme that they already are a part of or want to make a switch to the Ayushman Bharat scheme. वो खुद डिसाइड करेंगे कि वो जिस स्कीम का वो ऑलरेडी पार्ट है वो उसी में कंटिन्यू करना चाहते हैं या वो स्विच करना चाहते हैं आयुष्मान भारत स्कीम में। इवन दोज हैविंग प्राइवेट इंश्योरेंस विल बी एलिजिबल टू कम ऑन बोर्ड। इवन जिनके पास में प्राइवेट इंश्योरेंस है वो भी इस चीज के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबल बेनिफिशियरी विल बी इशूड अ न्यू डिस्टेंट कार्ड अंडर द स्कीम। अब जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उनको क्या दिया जाएगा? एक अलग से नया कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। एंड द इनिशियल आउटले मीन्स जो इनिशियली एक्सपेंडिचर है इस स्कीम को अपग्रेड करने के लिए वो 3,437 करोड़ का है। एंड गिवन दैट, और इस बात को ध्यान में रखते हुए क्योंकि ये एक डिमांड बेस्ड स्कीम है, वैष्णव ने क्या बोला है कि देयर इज अ प्रोविजन फॉर एक्सपेंडिंग द कवरेज इन फ्यूचर,
कि इस पैसे को और आगे बढ़ाने का भी प्रावधान है, क्योंकि ये एक डिमांड बेस्ड है, तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जो आउटले है, जो खर्चा है 3,437 करोड़ का, उसको और आगे इंक्रीज किया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है। आई थिंक इतनी वीडियो हमारे लिए सफिशिएंट है। आज की क्लास में हमने काफी अच्छी न्यू वोकैब देखी है और रीडिंग सेक्शन किया है, एज वेल एज हमारी एक योजना भी हमारी ऑलमोस्ट कवर हुई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो पुरानी योजना में और इस योजना में जो की पॉइंट्स मुझे समझ में आए कि इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सोशल स्टेटस यू आर एलिजिबल टू ऑप्ट दिस स्कीम, एंड the difference is that the families who are already covered, they will have one additional top up of 5 lakh per family per year, but that top up is only for senior citizens and they can't share their amount with their family members. And those who are new to the scheme, they will have shared amount of 5 lakh per family per year. This is in it. And what was the second, if I missed out? So I hope things are clear to you, and if you have any doubt regarding anything you want to ask me, then please feel free to ask me in the comment section, and whatever you want to say, please feel free to say that also. I feel so motivated while reading those comments because you people are my motivator. You people motivates me a lot. I don't need any kind of motivation. I want you to say something, whatever you want to say. So whatever you want to say, please say it in the comment section or in the Telegram. Both the things are, the link of the Telegram is on in the description box. So thank you very much, and if you have not yet subscribed the channel, then please do it right now. Take care of yourself. Bye bye. Take care. Love you.